हेलो दोस्तों, जीटीसी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स का पूरा इंट्रोडक्शन करवाएंगे और ये जो सारा चैप्टर है ये न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के ऊपर बेस है। और इसके अलावा आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इंट्रो मिलेगा और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, दो पार्ट और हैं इसके, वो भी आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हो। जो चैप्टर फर्स्ट, जो मैथ का चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में पूरा सॉल्यूशन है। चैप्टर जो एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 है, पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन इसी में आपको मिल जाएगा। तो अभी आप जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है पार्ट 1 में अब वही कवर करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है और चैप्टर का जो नाम है वो रियल नंबर है, तो पहले हम रियल नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। तो रियल नंबर जो है वो बेटा क्या होते हैं? रियल नंबर जो होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के, दोनों को मिला के जो नंबर बनते हैं उनको रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर के अंदर सिर्फ रेशनल और इरेशनल नंबर ही नहीं आते, क्योंकि ये जो रेशनल नंबर है इनके अंदर और भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हमने अभी जो यहाँ पे लिख रखा है वो पढ़ेंगे एक बार कि यो यूनियन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, यूनियन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, मतलब कि रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के जो नंबर बनेंगे उनको रियल नंबर बोलते हैं। और दूसरी बात है कि जो दीज आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर पाएंगे या दिखा पाएंगे उन सभी को रियल नंबर बोलेंगे। तो आप सभी को पता है बेटा कि नंबर लाइन पे हम हर एक नंबर को दिखा सकते हैं। तो जितने भी मैथ के अंदर नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स ही हैं। जैसे मैं आपको नंबर लाइन पे अभी दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे जो नंबर लाइन है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 4 और 5, और इस साइड जो सारी वैल्यू नेगेटिव होती है बेटा 3 - 4। तो अब इनके बीच में अगर कोई और डिजिट भी है जो नंबर मान लेते हैं एक बार के लिए कि 3/2 जो है वो यहाँ पे नंबर है, वैसे 3/2 जो नंबर आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे 3/2 नंबर है। तो अगर ये नंबर 3/2 जो नंबर लाइन के ऊपर है तो ये 3/2 जो नंबर है ये भी एक रियल नंबर है। अब बात आई कि इरेशनल नंबर जो है वो कैसे नंबर लाइन पे दिखा पाएंगे। इसके ऊपर इस चैप्टर में पूरा का पूरा इरेशनल नंबर को कैसे हम दिखा पाएंगे वो भी अब अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो जो इरेशनल नंबर होते हैं बेटा वो भी नंबर लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं, जैसे √3 √2 √7 √11, ये सारे नंबर भी नंबर लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं होते हैं। आपको सबको पता है कि जो भी नंबर होएगा वो नंबर लाइन के ऊपर ज़रूर होएगा। तो ये जो नंबर्स हैं रूट वाले ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। और जो अभी मैंने बताया ये 3/2 1/4 1/5 ये सारे नंबर बेटा रेशनल नंबर होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं। तो इन दोनों नंबरों को मिला के रियल नंबर बनते हैं। अब बात आई कि क्या सिर्फ पॉजिटिव वाले ही रियल नंबर्स होते हैं? नहीं बेटा, नेगेटिव वाले भी रियल नंबर हो सकते हैं। -3/2 -4/2 -5/2, ये जो इस साइड वाले नंबर हैं वो भी सारे रियल नंबर हो सकते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है, दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन, कि ये जो रियल नंबर होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये अभी मैंने बताया भी कि जितने भी नंबर्स होते हैं सारे नंबर लाइन के ऊपर ही होते हैं। तो रियल नंबर के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब हम बात करेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे पता लगाएं कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो पहले मैं रेशनल नंबर की बात करता हूँ। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबरों को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म का मतलब बेटा कि फ्रैक्शन में हम उसको लिख पाएंगे, वो नंबर होते हैं रेशनल नंबर। बस उसमें शर्त एक ही है बेटा कि जो नंबर Q है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर 1 के नीचे कोई नंबर 0 है
या 2 के नीचे कोई भी नंबर 0 है या फिर 3 के नीचे कोई भी नंबर 0 आ जाता है तो वो बेटा नॉट डिफाइन माने जाएंगे, मतलब कि उनको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते जिनके डिनोमिनेटर के अंदर 0 आता है, इनको डिफाइन करना मुश्किल होता है बेटा, ये नॉट डिफाइन नंबर होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को ही डिफाइन करके दिखाऊंगा। तो अभी आपको पता लगा कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेयर जो q है वो नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ कि 3/2 ये भी p/q की फॉर्म में ही लिखा गया है, 1/2 ये भी p/q की फॉर्म में ही लिखा गया है। ये सारे बेटा ये दोनों ही रेशनल नंबर हैं। अब रेशनल नंबर सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होते, माइनस वाले भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे मैं अभी लिख के दिखा देता हूँ -1/2 ये भी बेटा p/q की फॉर्म में ही है, और इसमें देखोगे जो q है मतलब कि 2 वो नॉट इक्वल टू 0 ही है, तो ये नंबर भी रेशनल नंबर हो जाएगा। अब सिर्फ ये ही नंबर नहीं, हम कुछ ऐसे नंबर्स भी लेंगे जो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं लेकिन उनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको कि जो 2 है, जो 3 है, जो 4 है, क्या वो रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे कि ये तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, तो ये रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि रेशनल नंबर तो p/q की फॉर्म में होते हैं। लेकिन बेटा ये भी रेशनल नंबर हैं, क्योंकि अगर मैं ऊपर ये 2 है जो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा दूंगा तो इसकी वैल्यू भी 2 ही मानी जाएगी, और 3 के नीचे 1 लगा दूंगा तो इसकी वैल्यू भी 3 मानी जाएगी। 4 के नीचे अगर 1 लिखेंगे डिनोमिनेटर में तो ये भी 4 ही माना जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 2/1 है वो भी तो p/q की फॉर्म में ही तो है, और जो 3/1 है वो भी p/q की फॉर्म में है। तो जो ये नंबर है बेटा 2, 3, 4 इनको भी रेशनल नंबर ही बोलेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये 2, 3 और 4 ही, अगर -2 होता तो भी, -3 होता तो भी, और -4 होता तो भी, क्योंकि इनके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती बेटा। लेकिन ये p/q की फॉर्म में ज़रूर लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें सभी में देखो 1, 1, 1, 1 ही है सब में। तो आप रेशनल नंबर को समझ गए होंगे। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। एक बार मैं रेशनल नंबर को अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। वो नंबर कैसे भी हो सकते हैं बेटा, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब बात करेंगे इरेशनल नंबर के ऊपर कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं बेटा जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक बार के लिए सिर्फ आप इरेशनल नंबर को ऐसे समझो कि जो ये जितने भी रूट वाले नंबर हैं जिनकी वैल्यू हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते, वो सारे नंबर ही इरेशनल नंबर माने जाएंगे। जैसे √2, √3, √7 और √11, ये सारे नंबर ही जिनकी वैल्यू अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, वो सारे नंबर इरेशनल नंबर ही माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो रूट वाले नंबर है क्या वो सारे के सारे ही इरेशनल नंबर होते हैं? तो सारे के सारे इरेशनल नंबर नहीं होते बेटा। जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर मैं √4 लिख देता हूँ तो क्या ये इरेशनल नंबर है? क्योंकि बेटा √4 जो है उसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी, तो वो तो इरेशनल नंबर नहीं है। √9 है, क्या वो इरेशनल नंबर है? √9 की वैल्यू बेटा 3 आ जाएगी, वो इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये नंबर जो रूट में होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, जिनकी वैल्यू अच्छे से डिफाइन या फिर स्क्वायर रूट जिनका निकाल पाएंगे वो नंबर, उन नंबरों को इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। तो बेटा आपको समझ आया होगा कि जो रूट में लिखे गए नंबर हैं जैसे कि √2, √3, √5, √11, √13 ये सारे ही इरेशनल नंबर हैं। इन दोनों नंबरों को मिला के रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को फिर बनते हैं रियल नंबर। इन दोनों नंबरों को मिला के फिर बनते हैं रियल नंबर। अब आपको लग रहा होगा
कि क्या सिर्फ रेशनल और इरेशनल नंबर ही होते हैं। हमें तो कुछ और भी मैथ के अंदर नंबर सुने हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, तो वो रियल नंबर्स नहीं होते। तो बेटा वो रेशनल नंबर के ही पार्ट होते हैं। मैं अगली स्लाइड में आपको वही कराने जा रहा हूँ कि रेशनल नंबर जो होते हैं उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो रेशनल नंबर जो होते हैं बेटा, उनके पार्ट्स होते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इंटीजर। ये सारे नंबर ही रेशनल नंबर के अंदर आएंगे, क्योंकि इन सभी नंबरों को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि पहले मैं होल नंबर के बारे में बता देता हूँ कि जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। 0 से शुरू होके इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। 1 से स्टार्ट होंगे, इनफाइनाइट तक चलेंगे। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक आगे चलते रहेंगे। प्राइम नंबर जो होते हैं बेटा, प्राइम नंबर को ध्यान से सुनना है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद की टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद की टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं। अब या फिर उनको ये कहें कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। प्राइम नंबर जो होते हैं उनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स मतलब या तो वो खुद की टेबल में डिवाइड होंगे या फिर 1 की टेबल में आते हैं। ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर का मतलब जैसे बेटा कि मैं पहले बात करता हूँ, जो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। जो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। तो 2 जो है बेटा वो या तो 1 की टेबल में आएगा, या तो 1 की टेबल में आएगा 1 2 जा 2, या फिर खुद की टेबल में आएगा 2 1 जा 2। तो इसके 2 ही फैक्टर हैं बेटा, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। तो सिर्फ 2 फैक्टर जिसके होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, उन नंबरों को प्राइम नंबर बोलते हैं। और इसके आगे जो प्राइम नंबर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आगे प्राइम नंबर है वो 3 है। 3 को भी मैं फैक्टर करके दिखा देता हूँ। जो 3 है बेटा उसके खुद के भी या तो वो 1 की टेबल में आते हैं और या फिर खुद की टेबल में आते हैं, सेल्फ टेबल में। 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं बेटा वो सारे या तो 1 की टेबल में आएंगे या अपने आप खुद की टेबल से ही डिवाइड होंगे और किसी की टेबल में आएंगे नहीं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। अब सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है 2, और 2 जो है वो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है बेटा जो इवन नंबर होता है, वरना सारे प्राइम नंबर ओड ही होते हैं। सारे प्राइम नंबर ओड ही होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, सारे प्राइम नंबर ओड नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 जो होता है वो इवन नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर। 2 जो है बेटा वो इवन प्राइम नंबर है। अभी बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर को आप कुछ ऐसे समझोगे कि वो नंबर जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो बेटा जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। क्योंकि अगर मैंने आपको ये कहा कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो फिर 2 फैक्टर तो प्राइम नंबर के भी होते हैं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तो सेम हुए। लेकिन बेटा जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके या तो 3 या फिर मोर देन 3 या फिर मोर देन 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। 2 फैक्टर अगर किसी नंबर के होंगे तो वो प्राइम नंबर माना जाएगा, और 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल की, कि कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं। तो पहला जो कंपोजिट नंबर
मैं आपको बताऊंगा। पहला कंपोजिट नंबर बेटा 4 है, क्योंकि 4 के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो इसका है 1 4 जा 4, 1 की टेबल में आता है। फिर ये जो है 2 की टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4। और फिर ये जो है 4 की टेबल, खुद की टेबल में भी आता है, 4 1 जा 4। तो इसके 3 फैक्टर्स हैं, 3 टेबल्स में ये आता है, तो इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ना कि प्राइम नंबर। इसके आगे जो नंबर है बेटा वो 6 है, जो कंपोजिट नंबर है। 6 को भी मैं अगर कहूँ तो वो पहले 1 की टेबल में सारे ही नंबर आते हैं बेटा। 1 की टेबल में आता है 1 6 जा 6। फिर वो आता है 2 की टेबल में 2 3 जा 6। फिर वो आता है 3 की टेबल में 3 2 जा 6। और फिर वो आता है 6 की टेबल में 6 1 जा 6। तो ये बेटा 3 और 1 4, तो ये 4 टेबल में आता है। तो अभी मैंने बताया कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो होते हैं जो या तो खुद की टेबल में आते हैं, या उनके 3 फैक्टर होते हैं। मतलब कि 3 नंबर, कम से कम 3 टेबल में तो वो आएंगे। अगर वो 2 टेबल में आए कंपोजिट नंबर तो उनको प्राइम नंबर बोल दिया जाएगा। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से कौन सा नंबर कंपोजिट है और कौन सा नंबर प्राइम है, तो आप शायद बता पाओगे। कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर कंपोजिट है। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ, 2 4 5 7 9 13 15 18 21 25। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सा नंबर आपको कंपोजिट लग रहा है और कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंपोजिट और प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर जो होते हैं बेटा वो 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर। 0 जो होता है बेटा वो ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको। लेकिन इंटीजर में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहती है कि इंटीजर को कैसे समझें, कि है क्या, कैसे समझें इंटीजर है क्या। तो मैं आज आपको यही बता रहा हूँ कि इंटीजर क्या है। एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ बेटा, इसको भी इरेज कर देता हूँ। नोट डाउन कर लेना अगर किसी बच्चे को करना हो तो इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे बेटा कि इंटीजर क्या है। ध्यान से सुनना सारे। इंटीजर जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव होते हैं या फिर वो नेगेटिव होते हैं। या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। बस याद रखने की बात ये है कि जो इंटीजर होते हैं वो ना तो फ्रैक्शन में होते हैं और ना ही डेसिमल में होते हैं। ना तो फ्रैक्शन में होते हैं और ना ही डेसिमल में होते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको कहूँ कि 3/2 है, क्या वो इंटीजर है, तो आप कहोगे नहीं, वो इंटीजर नहीं है। मैं कहूँ कि 1/5 जो है वो क्या वो इंटीजर है, तो आप कहोगे नहीं, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये जो 3/2 है ये फ्रैक्शन में है और 1/5 जो है वो डेसिमल में है। ये दोनों ही इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर होते क्या हैं बेटा, कि इंटीजर का क्या एग्जाम्पल होगा इंटीजर का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंटीजर कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने आपको 2 तरीके के इंटीजर बताए हैं कि या तो पॉजिटिव होते हैं और या फिर नेगेटिव होते हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर 0 से इस साइड 1 2 3 4 5 और इस साइड -1 -2 -3 -4, ये जो सारे नंबर्स हैं बेटा ये इन्हीं को इंटीजर कहते हैं। मतलब इंटीजर, इसका मतलब इंटीजर की डेफिनेशन ये हुई कि जो इंटीजर होते हैं वो एक तो होल नंबर होंगे, मतलब कि पूर्ण संख्याएं, जिनको हिंदी में कहते हैं कि पूर्ण संख्याएं। लेकिन वो जो पूर्ण संख्या है वो माइनस में भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे -1 और 1 ये दोनों ही इंटीजर हैं। -2 और 2 ये दोनों भी इंटीजर है। अगर आपको इंटीजर समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बेटा।
अगर समझ नहीं आया तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इंटीजर के ऊपर, प्राइम नंबर के ऊपर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, मतलब रेशनल नंबर में सारा अलग से भी अगर समझा दूंगा, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो। मैं आशा करता हूँ कि ये इंटीजर, ये रेशनल नंबर जो भी है वो आपको सारे समझ आ गए होंगे। बस इसमें ध्यान बेटा ये रखना है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, जैसे 3/2 जो है वो रेशनल नंबर है। अभी मैं आपको एक बार इरेज कर देता हूँ फिर बताता हूँ। जैसे 3/2 है बेटा, वो रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या 3/2 इंटीजर है? लेकिन ये इंटीजर नहीं है बेटा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अभी मैंने बताया डेसिमल और फ्रैक्शन वाले इंटीजर नहीं होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर बेटा मैं कहूँ कि -1 जो है वो इंटीजर है, आप बोलोगे हाँ सर इंटीजर है, तो बेटा -1 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर भी है, क्योंकि इसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूंगा तो भी ये p/q की फॉर्म में आ सकता है। तो बेटा इनमें यही डिफरेंस है। इंटीजर्स जो सारे के सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे जो इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर ज़रूर हो सकते हैं। तो अगर आपको समझ आया हुआ तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में आपको इसमें से शायद एक सम ज़रूर मिलेगा, एक या दो सम, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आप क्या पढ़ोगे बेटा, कि जो एवरी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आप हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के साथ लिख सकते हो। मैं आपको अभी ये 2 एग्जाम्पल लिखे हैं 24 और 72, इनको करके भी दिखाता हूँ कि कैसे मैं 24 और 72 को, जो कि एक कंपोजिट नंबर है जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में कैसे लिख सकते हैं। तो पहले मैं 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो जो 24 के जो प्राइम फैक्टर, ये बेटा इस साइड जो भी आए हैं ये सारे प्राइम फैक्टर ही हैं जो इस साइड आए हैं, क्योंकि आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है। तो इस साइड जो भी आएंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर से ही इनको डिवाइड करना होता है बेटा, मल्टीप्लाई करके करना होता है। तो मैं अभी एक बार लिख देता हूँ जो ये नंबर आए हैं आपके पास, कि 24 के जो फैक्टर आए हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये जो है 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ऐसे ही मैं आपको एक बार 72 के फैक्टर भी करके दिखा देता हूँ। इसको इरेज कर देते हैं एक बार, 24 को फैक्टराइजेशन को। 72 के मैं फैक्टर करके आपको दिखाता हूँ। 72 प्राइम फैक्टर करने हैं। पहले ये 2 से ही, हाँ 2 से ही जा रहा है। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो ये जो फैक्टर आए हैं बेटा, ये जो फैक्टर हैं ये 72 के प्राइम फैक्टर्स हैं। आप देख सकते हो 2 2 2 3 3, ये सारे प्राइम नंबर से होते हैं। तो मैं इन फैक्टर को भी एक बार 72 के आगे लिख देता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 72 और 24 के प्राइम फैक्टर हैं। तो अब आप देख सकते हो बेटा कि जो 24 और 72 है जो कंपोजिट नंबर थे, मैंने उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया है। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि आप हर एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हो। अब आगे हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने यही दोनों एग्जांपल लिए हैं एलसीएम और एचसीएफ के लिए भी, और मैंने अभी आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करवाया भी है। ये 72 का, तो आप देख भी सकते हो, ये मैंने यहाँ पे 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। ये सारा 72 का है, और इससे पहले जो किया था वो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। तो मैं जो ऊपर ये किया हुआ है बेटा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये 24 का और ये 72 का, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इन प्राइम फैक्टर से ही हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं।
इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा 10th क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ 72 को एक बार, फिर मैं आपको प्राइम फैक्टर से एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सिखाता हूँ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं कि प्राइम फैक्टर से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। पहले बेटा 24 जो है उसके प्राइम फैक्टर आपने यहाँ पे ऊपर देख ली होंगी, ये लिख दिए हैं, और 72 जो है उसके भी प्राइम फैक्टर लिख दिए हैं। तो अब इसमें करना क्या है बेटा, एक बार आप इन दोनों के जो एलसीएम होता है उसमें सारे के सारे नंबर काउंट होते हैं, जो कॉमन होते हैं वो भी काउंट करने होते हैं और जो बचे हुए नंबर हैं वो भी काउंट करने होते हैं। तो एक बार देखेंगे कि इन दोनों में जो 2 है वो कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 एक बार फिर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 लिख दूंगा, 2 एक बार फिर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 लिख दूंगा, और एक बार 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा, और ये जो 3 है ये अकेला बचा हुआ है, इसको भी मैं अलग से लिख दूंगा। तो बेटा इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन जो करी थी ऊपर 24 और 72 की, जब एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में से जो कॉमन आ रहे हैं वो भी लिखेंगे। जैसे कि 2 कॉमन आ रहा था, यहाँ पे ये 2 कॉमन आ रहा था, ये भी 2, ये 2 और ये 3, तो मैंने 2 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा। कॉमन जो फैक्टर थे वो लिख लिए। अब जो लास्ट में बचा 3 उसको भी मैंने राइट डाउन कर लिया है। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। तो जो ये 72 आया बेटा ये एलसीएम है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में बेटा क्या करना होता है, एचसीएफ में आपको करना पड़ेगा, एक मिनट इरेज कर देता हूँ पहले इसको। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार लिख लेते हैं पहले। देखो जैसे 24 के जो यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, 24 के जो प्राइम फैक्टर करे थे वो 2 इंटू 3, और 72 के जो प्राइम फैक्टर करे थे वो करे थे 2 इंटू 3। अब एचसीएफ में करना क्या होता है बेटा, एचसीएफ में जो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो सिर्फ कॉमन फैक्टर है ना उन्हीं को लेना है और किसी को नहीं लेना है। जैसे 2 इनमें कॉमन है तो यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ, इसमें भी 2 कॉमन है तो यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ, इसमें भी दोनों में 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिख लेता हूँ, दोनों में 3 है यहाँ पे भी 3 लिख लेता हूँ। अब ये जो 3 है बेटा ये अकेला है, ये कॉमन है ही नहीं दोनों में, तो इन दोनों को, इस 3 को जो है इसको नहीं लिखना है, ये सिर्फ एलसीएम में ही काउंट होएगा, और एचसीएफ में सिर्फ जो कॉमन आए हैं वो नंबर ही काउंट करने हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये जो 2 है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 24। जो ये 24 आया बेटा ये ही एचसीएफ है। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकाल सकते हो। अब आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है। पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि जो फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर है, जैसे कि हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो अपने पास 2 नंबर्स होते हैं गिवन, जैसे कि मैंने यहाँ पे 24 और 72 वही पीछे वाले एग्जाम्पल ही लिए हैं। तो ऐसे 2 नंबर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। अगर मैं पहले नंबर को ए मान लेता हूँ दूसरे को बी मान लेता हूँ तो दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल होगा जो इन दोनों का एलसीएम होता है, और मल्टीप्लाई में जो इन दोनों का एचसीएफ होता है, जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है बेटा फॉर्मूला, कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा लिखने का। अभी मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ इनके बीच में क्या रिलेशन है। पहले अगर मैं बात करूं कि 24 जो फर्स्ट नंबर है और 72 जो सेकंड नंबर है, दोनों ये नंबर है, इनका जो एचसीएफ है वो दे रखा है 24, और जो एलसीएम है वो अभी पीछे भी अभी निकाला है बेटा कि एलसीएम जो आएगा वो 72 आएगा। लेकिन कैसे रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, क्या ये फॉर्मूला
अच्छे से अप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो वो हम देखेंगे। तो पहले मैं करता हूँ कि HCF भी गिवन है, दोनों नंबर भी गिवन है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा। फर्स्ट नंबर जो है वो 24 है, सेकंड नंबर जो है वो 72 है, इक्वल टू HCF जो दे रखा है वो 24 दे रखा है, तो HCF की जगह HCF लिख देंगे। LCM हमको निकालना है तो LCM को एज इट इज़ लिख देंगे। अब जो LCM निकालना है तो इसको यहीं पे रखेंगे, और 24 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ LCM ही बचा, क्योंकि जो जो ये 24 था बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इस साइड मैंने डिवाइड में रख दिया। तो अब 24 से 24 कट हो जाएगा, 24 से 24 कट हुआ तो सिर्फ 72 ही बचा। तो LCM जो आया वो 72 आया। और आप पीछे वाली स्लाइड में भी देख पाओगे कि जो LCM आया था वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि LCM जो मैंने अभी निकाला था वो 72, ये रहा बेटा 72 निकाला था। इसका HCF कितना था 24। सेम एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। अब हम बात करेंगे कि अगर ये समझ आया तो बेटा आप कमेंट में बताना कि ये अच्छे से समझ आया। अगर आपको अलग एग्जाम्पल चाहिए तो वो भी मैं अभी बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं 10th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर में जो आएगा, एक √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना आएगा। ये √2 को ही नहीं, √3, √5 या फिर 2 + √3, 2 + √2 इनको भी प्रूव करना आ सकता है। लेकिन जो कॉमन नंबर्स हैं वो √2 को मैं प्रूव करना इस वीडियो में बताऊंगा। इसी मेथड से आप सेम मेथड से आप √3, √5 को भी प्रूव कर पाओगे। तो मैं आपको अभी √2 को प्रूव करके दिखा देता हूँ। पहले अगर √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम अज्यूम करेंगे कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है, फिर उसी को हम रॉन्ग साबित करके इसको इरेशनल नंबर प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रूफ लिखता हूँ कि प्रूफ में हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर। लेट अस अज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने अज्यूम कर लिया कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो √2 = P/Q, और जो P/Q होता है उसमें बेटा Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मैं P/Q की जगह मैं आपको A/B में लिख देता हूँ, क्योंकि ये फ्रैक्शन में ही होना चाहिए रेशनल नंबर, तो इसलिए मैं A/B लिख देता हूँ। एक बार 1 मिनट अच्छे से लिख देता हूँ A/B। और A/B है बेटा, अगर ये रेशनल नंबर है और A/B के इक्वल है √2, तो जो A है और जो B है वो दोनों के दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF जो होता है वो 1 होता है, मतलब उनके बीच में कॉमन फैक्टर जो 1 ही होता है बेटा, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जिनका जो HCF होता है वो 1 के इक्वल होता है। अगर ये इतना कर लिया कि √2 को रेशनल नंबर अज्यूम किया, अगर वो रेशनल नंबर है तो उसको A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, और A एंड B जो है वो को प्राइम नंबर होंगे, मतलब कि उनका जो HCF है वो 1 होगा। अब इन जो इक्वेशन ये जो बेटा ये लिखा है √2 = 1 A/B, इन दोनों बोथ साइड जो है वो स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड स्क्वेयरिंग, बोथ साइड स्क्वेयरिंग, बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। स्क्वेयर √2 = A/B, इसका भी स्क्वेयर कर देंगे और इसका भी स्क्वेयर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वेयर किया तो दोनों साइड स्क्वेयर करने से अपने को मिला बेटा यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, 2 √2 का स्क्वेयर 2 होता है, और इक्वल टू A का स्क्वेयर A और B का स्क्वेयर B। अब इसको इस B को मैं उस साइड लेके जाऊँगा तो ये बन जाएगा 2B² =
ए स्क्वेयर। अब मैं यहाँ पे बी स्क्वेयर को रख देता हूँ और जो 2 है वो ए स्क्वेयर के नीचे लिख देता हूँ। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि जो ये जो ए स्क्वेयर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, जो ए स्क्वेयर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2। अगर ए स्क्वेयर 2 से डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा, तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर ए स्क्वेयर डिविजिबल है तो ए भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा 2। तो ये अपनी पहली इक्वेशन बन जाती है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब बेटा क्या करेंगे, जो ये ए स्क्वेयर लिखा गया है ये यहाँ पे, इस ए स्क्वेयर की जगह मतलब मैं ए को 2c मान लूँगा और ए स्क्वेयर में पुट कर दूँगा। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये आप यहाँ पे है कि b इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन 2। अब मैं यहाँ पे a को जो है वो 2c मान रहा हूँ, a को जो है मैं 2c पुट कर देता हूँ। तो b स्क्वेयर इक्वल टू a की जगह मैं 2c लिखूँगा, अगर a का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन में 2, 4c स्क्वायर अपॉन 2। अब 2 से इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो ऊपर जो आया वो आया b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर अपॉन 1। अब इसमें बेटा क्या करेंगे, मैं c को यहीं पे रख लेता हूँ और 2 जो है ये इसको b के नीचे लिख देता हूँ, 2b स्क्वायर अपॉन 2। अब जो b स्क्वायर अपॉन 2 है, ये देखो 2 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर से मैं वही रीजन जो पीछे अभी लिखा था वही लिखूँगा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जो b है वो भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से। तो ये इक्वेशन बन जाती है सेकंड। अब आप देखोगे कि जो पहली इक्वेशन थी और जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों की मदद से हमें ये देखने को मिलेगा कि जो 2 है वो ए स्क्वायर को भी, जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। ये यहाँ पे देखने को मिलेगा जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ अपने को देखने को मिला कि ये रहा जो 2 है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब कि 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन का यूज करके, 1 और 2 का यूज करके, दोनों इक्वेशन का यूज करके हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो a और b का कॉमन फैक्टर है वो 2 भी है। हमने ऊपर अभी जो कॉन्ट्राडिक्शन जो माना था बेटा, उसमें लिखा था कि जो a है और b है उनका कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ एक है, मतलब कि HCF जो उनका 1 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 भी आ रहा है, a और b का। तो नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे कि a and b have common factor 2, a and b have common factor 2। ये किससे आया बेटा, ये आया है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों से ये आया है। अगर ये इनका कॉमन फैक्टर 2 है तो इसका मतलब जो हमारी एजम्पशंस है वो रॉन्ग होगी, क्योंकि a और b का तो कॉमन फैक्टर एक ही था, लेकिन यहाँ पे अब 2 और आ गया है। तो अगर 2 और कॉमन फैक्टर है और एक भी कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब जो हमें
पहले माना गया था कि जो √2 है वो a/b इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये जंक्शन जो थी वो हमारी रॉन्ग थी। तो ये रॉन्ग थी तो फिर ये इरेशनल नंबर भी नहीं है, फिर ये कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि जो √2 है वो a/b के इक्वल अज्यूम किया था। ये जो हमारी अजम्पशंस है ये रॉन्ग हुई। सो आवर assumptions is wrong, √2 is irrational number. So our assumption is wrong और √2 is a irrational number. इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया। इस तरह के आप और भी रूट को आप प्रूव कर सकते हो, सिर्फ इसी मेथड से प्रूव होंगे। अगर आपको √3 प्रूव करना है तो भी सेम मेथड लगेगा, √5 प्रूव करना है तो भी सेम मेथड लगेगा, √7 के लिए भी सेम मेथड यूज होगा। तो ये था आज चैप्टर 1 का रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। इसी तरह के क्वेश्चंस सारे के सारे आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है जो जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए गए हैं पार्ट 2 के लिए, तो आप चैनल पे जाओगे और उसमें पार्ट 2 मिलेगा आपको रियल नंबर, उसको देखोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।